स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों जैसा कि एक अनाउंसमेंट किया था हमने अपने चैनल पे कि हम क्लास 11 का हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे 20 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है उस सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है और आपकी जो बुक है इतिहास की उसका फर्स्ट चैप्टर जो है समय की शुरुआत से, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, यानी कि हम आदि मानवों के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे कि आदि मानव से लेकर आज तक का जो वर्तमान मानव है वो कैसे विकसित हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में बनेगी, यानी कि जो आपका चैप्टर है वो 2 से 3 पार्ट में कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं आपने उन पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्या है कि आज हम कक्षा 11वीं के जिस अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं उसमें हम जानेंगे कि जिस मानव को आज हम देखते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, यानी कि मानव के विकास के संपूर्ण इतिहास के बारे में हम जानेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में जिससे हमें इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी, वो क्या है देख लीजिए। देखिए तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे हैं कि समय की शुरुआत से चर्चा की। एक मिनट देखिए, हाँ, समय की शुरुआत से चर्चा की जाए, यानी कि अगर हम समय की शुरुआत की चर्चा करें तो यह समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का आगमन हुआ जिन्हें हम मानव कहते हैं। यानी कि आज का जो हमारा आधुनिक मानव है वो 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आया था। मानव का विकास क्रमिक रूप से, यानी कि मानव का विकास एक स्थानीय तरीके से हुआ है, मतलब कि पहले वो कुछ होता है फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। क्रमिक का मतलब है धीरे धीरे क्रम वाइज विकास हुआ है। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट नहीं सॉरी हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑर्थो ओरियन ऑफ स्पीसीज में ये लिखा है, यानी कि ये जो हिस्टोरियन हैं इतिहासकार हैं चार्ल्स डार्विन, इन्होंने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से क्रमिक रूप से विकसित होकर वर्तमान रूप में आया है। यानी कि मानव पहले जानवर था, फिर वो धीरे धीरे उसका जब विकास हुआ, धीरे धीरे उसने चीज़ों को जाना, चीज़ों को सीखा, ठीक है, तब जाके वो आज वर्तमान रूप में आया है। तो और इसके बारे में क्या है, इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्राइमेट के बारे में, ठीक है, ये रामापिथिकस कुछ नहीं दोस्तों, ये बेसिकली यहाँ पे आस्ट्रेलियोपिथिकस है। ठीक है, होमो हैबिलस, डीलवर्ग्स, तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक मानव के पूर्वज वगैरह जो भी चैप्टर में वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मानव के क्रमिक विकास की कहानी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 16 लाख वर्ष पहले की, यानी कि 16 लाख वर्ष पहले आज के जो हमारे मानव हैं उनका विकास क्रमिक रूप से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब वो कैसे हुआ था देखिए। आदिमानव के और अगर हम आदिमानव के इतिहास के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत जानें तो देखिए, अगर हम किसी चीज़ के प्रमुख स्रोतों के बारे में जानते हैं तो क्या क्या होते हैं। पुराने अगर हम किसी इतिहासकार को देखते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को जुड़ी हुई देखते हैं तो जीवाश्म से, पत्थर से, औजारों से और गुफाओं की चित्रकारियों से, शिलालेखों से, अभिलेखों से, तभी इन्हीं चीज़ों से हमें अपने इतिहास के बारे में जानने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये इन सभी के माध्यम से हम मानव के क्रमिक विकास की कहानी को जान पाते हैं। तो देखिए आधुनिक मानव, यानी कि हमारा जो आज का मानव है, यानी हम खुद, हमारे पूर्वज कौन कौन हुआ करते थे। ठीक है, हमारे पूर्वजों को 3 भागों में बांटा जाता है, मतलब बांटा गया था। एक है प्राइमेट, फिर है होमोनाइड और फिर है होमोनिड। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले है हमारे प्राइमेट। तो प्राइमेट क्या होते हैं। प्राइमेट यानी कि इसे आप एक स्त्री से जोड़ लीजिए, स्त्री यानी कि इसे आप एक मादा से जोड़ लीजिए और बाकी कुछ नहीं। तो देखिए प्राइमेट जो है वो स्तनपायी प्राणियों का एक अधिक बड़ा समूह होते हैं और इनका उद्भव हुआ था एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, तो बच्चा पैदा होने से पहले लंबे समय तक गर्भ में पलता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो ये गर्भ में पलता है उनके। ठीक है, वानर लंगूर मानव शामिल है, यानी कि उस समय जिसे उस समय का मानव कहा जाता है। ठीक है, वो उसे कहते थे वानर लंगूर मानव। ठीक है, इनके शरीर पर बाल होते थे, कौन, ये जो लंगूर मानव थे इन पर। ठीक है, और जो माताएं होती थी वो बच्चों को दूध पिलाती थी, इनके दांत अलग किस्म के होते थे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्तनपायी जो प्राणी होते हैं उनके बारे में, यानी कि प्राइमेट के बारे में। अब बात करते हैं हमारा होमोनाइड के बारे में। तो होमोनाइड के बारे में देखिए क्या है।
पहला पॉइंट है, मतलब दूसरा टॉपिक है होमोनाइड। पॉइंट फर्स्ट, यह प्राइमेट श्रेणी के एक उपसमूह से उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो हमारा प्राइमेट है उसी की श्रेणी कई श्रेणियों में बटे होते हैं, तो उन्हीं मतलब शाखा या श्रेणी जो भी कह लीजिए, तो उन्हीं किसी एक श्रेणी में से एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे कहा गया होमोनाइड। यह बंदरों से कई तरह से भिन्न थे, यानी कि जो वानर लंगूर थे उनसे कई तरह से भिन्न थे। जैसे उनकी पूँछ होती थी, इनकी पूँछ नहीं होती थी। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था और ये चारों पैरों के बल चलते थे, ठीक है, बंदर दो पैरों के बल चलते थे। इनके विकास और निर्भरता की अवधि भी बहुत लंबी थी, यानी कि इनका विकास धीरे धीरे हुआ है, जबकि और जो हमारे वानर लंगूर थे उनका विकास जल्दी हो गया था। कौन से वानर लंगूर? जो अभी हमने प्राइमेट में यहाँ पे बात की थी, इनकी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा होमोनाइड। अब हम जानते हैं होमोनिड के बारे में। होमोनिड क्या है? यह है हमारे तीसरा पॉइंट, होमोनिड। यह होमोनिडेड नामक परिवार के सदस्य होते हैं, यानी कि अभी हमने पढ़ा होमोनाइड, तो होमोनाइड की तरह ही एक छोटा सा उपसमूह होता है जिसका नाम होता है होमोनिडेड। तो होमोनिडेड नामक परिवार के सदस्य होते हैं होमोनिड। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं, यानी कि इसमें सभी प्रकार के जो मानव हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल हैं। इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था, यानी कि इनका जो मस्तिष्क है उनका आकार काफ़ी बड़ा होता था। इनके पास पैरों के बल खड़े होने की क्षमता थी। ये दो पैरों पर चल सकते थे, यानी कि ये दो पैरों के बल चल भी सकते थे और इनके पास क्षमता भी थी, ठीक है। इनके पास हाथों से हथियार बनाने की क्षमता थी, यानी कि अपने हाथों से शिकार करने के लिए हथियार वगैरह बना सकते थे और अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हथियार बना सकते थे। तो आधुनिक मानव के विकास की जो क्रमिक कहानी है उसके बारे में हमने जाना कि प्राइमेट कौन हुआ करते थे, ठीक है, फिर होमोनाइड कौन हुआ करते थे और होमोनिड कौन हुआ करते थे। अब देखिए, ये जो हमारे होमोनिड हैं, इन होमोनिडों को आगे जाके दो भागों में बांट दिया। कौन से दो भागों में बांट दिया? वो है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस और होमो, ठीक है। तो होमोनिड को आगे कई शाखाओं में बांटा, जो कि दो शाखाएं हैं, एक है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस और एक है होमो। अब इन दोनों के बारे में जानते हैं क्या चीज़। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो है ये लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल मतलब दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस मतलब वानर से मिलकर बना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मानव के आद्य रूप में वानर के लक्षण बरकरार रहे हैं। यानी कि देखिए, लातिनी भाषा का शब्द है ऑस्ट्रल और दक्षिणी देखिए, लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल का मतलब होता है दक्षिणी और यूनानी भाषा का जो पिथिकस शब्द है इसका अर्थ होता है वानर, यानी कि दक्षिणी वानर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मानव के आद्य रूप, यानी कि जो आज का आधुनिक मानव है, उस समय के जो अभी के जो लक्षण हैं वो उस समय के जो वानर हुआ करते थे उसमें दिखाई देते थे, इसलिए इन्हें ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहा जाता था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का मस्तिष्क का आकार होमो की तुलना में छोटा होता था, यानी कि अभी हम जो होमो के बारे में आगे पढ़ेंगे उनकी बजाय इनका मस्तिष्क काफ़ी छोटा होता था। इनके जबड़े बड़े बड़े और भारी हुआ करते थे, इनके दांत भी काफ़ी बड़े होते थे, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं, एक मिनट, हाँ भी यहाँ पे थोड़ा सा और बाकी है, ठीक है। तो इनके जबड़े भी बड़े हुआ करते थे और भारी भी हुआ करते थे। इनके हाथों की दक्षता काफ़ी सीमित थी, ठीक, हाथों की दक्षता सीमित, यानी कि ये बहुत कम कोई काम हाथ से कर पाते थे और ये सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी, यानी कि ये सीधे खड़े होकर कम चल पाते थे, बल्कि ये चारों पैरों के बल चलते थे, ठीक है। ये अपना अधिकतर समय पेड़ों पर ही गुजारते थे। जब ये चल नहीं पाएंगे तो सिंपल सी बात है कि ये पेड़ों पर ही ज़्यादा समय बिताएंगे, ठीक है। और एक कहानी एक कोइंसिडेंस आता है कि तबाही आती है लगभग 25 लाख पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन यानी कि हिमयुग के कारण और तापमान और वर्षा में कमी आने से जंगल कम हो गए और घास के मैदान बढ़ गए और इनकी प्रजातियां लुप्त हो गईं और दूसरी प्रजातियां विकसित हुई जो इन परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। मतलब कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमच्छादन, तापमान और वर्षा की कमी के कारण इनका लुप्त हो गया और उसके बाद एक नई स्पीसीज आई जो कि इनसे काफ़ी बेहतर और विकसित हुआ करती थी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के बारे में आपको पता चला ये क्या थे, इस शब्द का मतलब क्या है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, और इनका अंत कैसे हुआ। अब हम जानते हैं होमो के बारे में। तो देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा होमो। होमो यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मानव। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। इनके मस्तिष्क का आकार ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की तुलना में
बड़ा होता था, इनके जबड़े हल्के होते थे, इनके दांत भी छोटे होते थे। यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो विशेषताएं उसके उलट ये होमो हुआ करते थे, या फिर होमो की विशेषताओं के उलट ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ करते थे। ठीक है, आया आपको समझ में। और वहीं ये अपने हाथों का अच्छा उपयोग कर लेते थे, और ये सीधे खड़े होने की मतलब ये सीधे खड़े होकर चल सकते थे। हाथों का उपयोग करके ये औजार बना सकते थे, शिकार कर सकते थे, सीधे खड़े होकर चल सकते थे, जिससे इनकी ऊर्जा भी बचती थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। फिर वहीं आगे चलकर होमो प्रजातियों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया। यानी कि जो होमो की प्रजातियां बनी, ठीक है, उनको 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। पहले होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो सैपियंस। तो ये होमो हैबिलिस वो व्यक्ति हुआ करते थे, यानी कि ये वर्ग वो था जो औजार बनाने वाले होते थे, यानी कि इनके पास हाथों की दक्षता होती थी और ये औजार बनाने में माहिर होते थे, शिकार करने में माहिर होते थे। ठीक है, वहीं होमो इरेक्टस जो है वो सीधे खड़े होकर पैरों की तरह चलने वाले होते थे। यानी कि जो दूसरा वर्ग है होमो इरेक्टस, वो सीधे खड़े होकर चलते थे। ठीक है, पैरों की मतलब सीधे खड़े होकर पैरों की तरह चलते थे, 2 पैरों पे चलते थे। ठीक है, और साथ ही इनकी जो ऊर्जा की खपत होती थी वो काफ़ी कम होती थी, क्योंकि जब आप चारों पैरों के बल चलते हैं तो आपका जो शरीर का जो बल होता है वो चारों का चारों आपका लगता है सीधा हाथ पे। ठीक है, मतलब सॉरी, हाथ पे नहीं, चारों का चारों बल मतलब जो शरीर का पूरा बल है वो हमारे शरीर पे लगता है। कहाँ पे? पैरों पे, जिससे हमारी ऊर्जा खपत होती है। ये होमो इरेक्टस की विशेषताएं। फिर होमो सैपियंस है, ये चिंतनशील मनुष्य थे। यानी कि आज के मानव की अगर हम थोड़ी बुद्धि के बारे में सोचें तो उस समय जो होमो सैपियंस थे वो कुछ कुछ सोचा करते थे। यानी कि उनको अपने भविष्य के बारे में, यानी कि जैसे देखिए एक होमो हैबिलिस है, एक होमो इरेक्टस है, तो इन ये क्या थे, ये सोचते नहीं थे। यानी कि जो अभी चल रहा है बस उसी में ध्यान देते थे। लेकिन ये क्या थे, ये थोड़े चिंतनशील हुआ करते थे, किसी बात को लेके अब आपस में विचार वगैरह करते थे। अब आप कहेंगे उस समय ये बोल तो सकते नहीं थे, तो देखिए उस समय संकेत के जरिए या फिर लिख मतलब किसी भी तरीके से, जैसे ये आपस में अपना संकेतों के द्वारा जैसे भी विचार विमर्श करते थे, वैसे ये अपना चिंतनशील मनुष्य थे। ये होते हैं होमो सैपियंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए विश्व में मानव प्रजातियों का निवास कहाँ कहाँ पे है ये आपको पता करना, और कब, कहाँ और कौन कौन से। ठीक है, तो देखिए कब, कहाँ और कौन, तो इन सभी के बारे में देखिए एक टेबल मैंने सीधा आपकी किताब से उठाई है। ये टेबल बहुत ज़रूरी है आपके लिए, 2 नंबर का प्रश्न इसमें से आपसे पूछ लिया जाता है हमेशा। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, तो रीड कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं जो हमारे पॉइंट है उनकी तरफ। ठीक है, और जानते हैं कि आज का जो हमारा आधुनिक मानव है उसका उद्भव कैसे हुआ। हालांकि ऐसा माना जाता है कि आधुनिक मानव के उद्भव का प्रमाण अफ्रीका से मिलता है। आज के मनुष्य जो हम विश्व में देखते हैं यह क्षेत्रीय विविधताओं का परिणाम है। आधुनिक मानव के विकास में विद्वानों के 2 मत हैं। यानी कि आधुनिक मानव का उद्भव के जो प्रमाण है वो तो हमें अफ्रीका से मिलते हैं, लेकिन इनके प्रमाण के ऊपर भी 2 मत कार्य करते हैं। वो कौन से 2 मत कार्य करते हैं? एक है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहला है अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मानव की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है ये कहता है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग धीरे धीरे विकास करके होमो सैपियंस बने। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें प्रतिस्थापन मॉडल की, तो प्रतिस्थापन मॉडल ये कहता है कि मनुष्य का उद्भव एक ही स्थल यानी कि अफ्रीका में ही हुआ है, और एक ही स्थान पर उत्पत्ति होने के बाद ये अफ्रीका के अलग अलग स्थानों पर गए। यानी कि देखा जाए तो ये दोनों मॉडल एक दूसरे के विपरीत हैं। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और प्रतिस्थापन मॉडल ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, हालांकि यह माना जाता है कि अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है, यानी कि आज का जो मानव है और जो उस समय का मानव था इसमें समानता पाई जाती है थोड़ी बहुत, वो इसलिए क्योंकि इनके पूर्वज अफ्रीका में ही पाए जाते थे। ठीक है, तो और जो प्रतिस्थापन मॉडल के जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं कि मनुष्य का उद्भव एक ही स्थल पे हुआ यानी कि अफ्रीका, और उत्पत्ति होने के बाद ये अलग अलग स्थानों पर गए। ठीक है, और उन्होंने अपने आप को वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया। ठीक है, तो क्षेत्रीय आधुनिक मानव का उद्भव कैसे हुआ आपको पता चला क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार और प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार। अब बात करते हैं एक अहम टॉपिक की। ये आपका 8 नंबर का प्रश्न बेसिकली पूछ लिया जाता है हर बार
कि आदिकालीन मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था, यानी कि जो उस समय का मानव था वो भोजन आखिर कैसे प्राप्त करता था। तो भोजन प्राप्त करने के 4 तरीके थे, ये 4 तरीके हैं, ठीक है। इन 4 तरीकों में सबसे पहला है संग्रहण। संग्रहण यानी कि भोजन को इकट्ठा करना। दूसरा है शिकार, यानी कि जानवरों को मार के खाना। तीसरा है मछली पकड़ना, अर्थात भोजन के लिए मछली को मारना। और चौथा है अपमार्जन करना, यानी कि मरे जानवर का मांस खुरच कर निकालना और उसे खाना। तो इन 4 तरीकों से वो भोजन अपना इकट्ठा करते थे। अब कैसे करते थे, क्या क्या इनमें प्रक्रिया होती थी, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले संग्रहण। तो संग्रहण के जरिए कैसे भोजन इकट्ठा करते थे, देखिए पहला पॉइंट है संग्रहण, यानी कि भोजन को इकट्ठा करना। पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना। जले हुए पौधों से प्राप्त पौधों के अवशेष, बीज, गुठलियाँ, बेर, फल एवं कंदमूल, यानी कि जो पेड़ पौधों से मिलने वाले इनको फल हुआ करते थे, फल, फूल, कंदमूल, बेर, गुठलियाँ, ये सभी उनसे इकट्ठा किया करते थे। और जो जले हुए पौधे से जो प्राप्त हुआ करते थे अवशेष, उनसे भी ये अपना खाने का मतलब जो उससे भी अपना भोजन ये बना लिया करते थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है शिकार। अब देखिए शिकार जब शब्द आ गया तो सिंपल सी बात है, यानी कि किसी को मार के खाना, ठीक है। तो देखिए शिकार यानी जानवरों को मारकर खाना। दूसरा पॉइंट, पूर्व होमोनिडों द्वारा छोटे स्तनपायी जानवरों का भक्षण, यानी कि जो होमोनिड हुआ करते थे, पूर्व होमोनिड कौन से, जो होमोनिड से पहले के हुआ करते थे वो क्या करते थे कि जो स्तनपायी जानवर यानी कि बेसिकली मादा की यहाँ पे बात की जाती है, तो उनका भक्षण किया करते थे, यानी कि उनको मार के खाया करते थे, ठीक है। योजनाबद्ध तरीके से इनका शिकार किया जाता था। चूहे, छछूंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों, सरीसृपों, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। यानी कि ये जो आदिकालीन मानव हुआ करते थे, शिकार में देखा जाए तो ये चूहे को खाते थे, छछूंदर को, कृंतकों, पक्षियों को भी खा लेते थे, सरीसृपों को, और यहाँ तक कि जो छोटे मोटे कीड़े हुआ करते थे उनको भी खा जाते थे। शिकार के साक्ष्य दक्षिणी इंग्लैंड में वॉक्सग्रोव में, जर्मनी में सोनीजन में मिले हुए हैं, यानी कि इन 2 जगह पे मिले हैं, एक तो इंग्लैंड में मिले हैं, एक जर्मनी में मिले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने मिले हैं, 5 लाख, और यहाँ पे मिले हैं 4 लाख। क्या ये मिले हैं साक्ष्य, मतलब कैसे शिकार किया जाता था, कौन से जानवर को खाया जाता था, उन सभी के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं इन 2 जगहों पे, एक तो इंग्लैंड में, एक जर्मनी में, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा कि मछली पकड़ना। तो मछली पकड़ने से कैसे ये शिकार अपना भोजन इकट्ठा करते थे, भोजन के लिए मछली मारना। देखिए कुछ स्थलों को सोच समझकर शिकार के लिए चुना जाता है, जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, ठीक है, या फिर कोई समुद्र वगैरह हो गया, तो उन सभी के किनारे सोच समझकर एक जगह चुनी जाती थी जहाँ पे मछलियाँ काफ़ी आया करती थी, ठीक है। स्थान बदलने वाले जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। जानवरों की आवाजाही तथा बड़ी संख्या में मारने के तरीके, यानी कि देखिए भोजन के लिए मछली मारना नदी से, तालाबों से, समुद्रों से, या किसी झील के आसपास एक ऐसा मतलब कि जहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा आती हों, वहाँ पे जाके उनके लिए चारा डालना, और चारा डालने जैसे वो आए खाएं, वैसे ही मछली आपके जो कांटा होता है जो भी होता है उसमें फंस जाए और आप खा लेते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता था कि जो मतलब आदिकालीन मानव हुआ करते थे वो समय समय पर, यानी थोड़े दिन बाद अपना स्थान बदलते रहते थे, जिससे कि वहाँ पे मछलियाँ आती रहती थी और वो अपना शिकार करते रहते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मतलब मछली को शिकार कैसे बनाया जाता था आपको समझ में आया। अब बात करते हैं चौथा, अपमार्जन। अपमार्जन करना यानी कि मरे जानवर का मांस खुरच कर निकालना। किसी एक जानवर के द्वारा किए गए शिकार को उसके द्वारा आधा खा करके ऐसे ही छोड़ देना, उसको ये लोग अपना भोजन बना लेते थे। मान लीजिए किसी एक बड़े जानवर ने, यानी कि मान लीजिए शेर ने किसी हिरण को मार दिया, ठीक है। तो इस हिरण को इसने मार, 1 मिनट, मान लीजिए शेर ने इस हिरण को मार दिया। अब उसने इसको आधा खा लिया, आधा छोड़ दिया। अब जो ये आदिकालीन मानव हुआ करते थे वो क्या करते थे, इस आधे बचे हुए को वो खा लिया करते थे, ठीक है। यानी कि उसको मांस को खाया करते थे, मरे हुए जानवर को, किसी के द्वारा मारे गए को, ठीक है। ये होता है अपमार्जन। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से यहाँ पे जो आदिकालीन मानव है वो भोजन प्राप्त किया करता था। आदिकालीन मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था, संग्रहण के द्वारा, शिकार के द्वारा, मछली पकड़ने के द्वारा और अपमार्जन के द्वारा। सभी पॉइंट आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। संग्रहण के द्वारा भोजन इकट्ठा करना, शिकार जानवरों को मारकर मांस खाना,
तीसरा है मछली पकड़ना, चौथा है अपमार्जन। ठीक है, उसके बाद तो देखिए आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑलरेडी आपकी वीडियो 15 से 20 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैप्टर के बारे में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ हो और जो टॉपिक है उनके बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।